गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर से चल रही होगी। और हमने हड़प्पा सभ्यता का जो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हम एक एक करके सबको देखा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख स्थल है जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा वगैरह वगैरह, वहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या वस्तुएं वहाँ से प्राप्त होती है, हमने एक एक करके मैप की सहायता से एक कंसेप्ट तरीके से हमने देखा है। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक स्थिति यानी सामाजिक जीवन कैसा था, हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन कैसा है, राजनीतिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है। तो ओवरऑल पूरे हड़प्पा सभ्यता की एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। और आप नए हैं तो आप पिछले वीडियो को अवश्य देखिए जिससे आप एक क्रम से आपकी समझ विकसित हो सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति आसानी से कर सके। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे क्या इस लेक्चर के अंदर हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, यानी जो हड़प्पा कालीन जो समाज है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ कुछ जनसंख्या निवास करती होगी तभी तो सभ्यता का निर्माण होता है। तो सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोगों के रहन सहन कैसे थे, कैसे वस्त्र पहना करते थे, उन लोगों की संस्कृति कैसी थी, किस प्रकार की फसल वहाँ पर होती थी, क्या समाज में भेदभाव था या नहीं था, तो था तो क्यों नहीं था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो बहुत सारी बातें हैं, हमको आगे करके एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो कहा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है हड़प्पा जो सभ्यता है, ये माना जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसका जो समाज था, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ये कैसा था, मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब क्या है कि जो ये समाज है, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है, ये महिला प्रधान था। ऐसा महिला प्रधान, यानी महिलाओं को उचित अधिकार दिए गए थे इस सभ्यता के अंदर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर महिलाओं के क्या थे, समान अधिकार थे, बेहतर स्थिति थी। यहाँ पर आप लोग देखिएगा इतिहासकारों के अनुसार कि यहाँ पर महिलाओं के स्थिति बेहतर है, यानी सती प्रथा का यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं मिला है, अभी तो महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। हालांकि ये मुद्दा जो है विवादित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम हड़प्पाई जो लिपि है, जो चित्रात्मक लिपि है, उसको हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। तो ये एक कल्पना है, माना जा रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता है वहां पर क्या थी, मातृसत्तात्मक समाज था, महिला प्रधान था। और वहां पर महिलाओं की स्थिति इसलिए बेहतर थी कि वहां पर सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। उसके अलावा बाल विवाह का भी प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कम उम्र में लड़कियों की शादी जब कर दी जाती है वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलती है। और मातृसत्तात्मक जो समाज है ये कैसे हमको जानकारी वहां से मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे मूर्तियां मिली है। जैसे मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है कहाँ से, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से जो मिली है मातृ देवी की मूर्ति, तो यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ से अनुमान लगाया गया कि जो मातृ देवी की मूर्ति है एक औरत की प्रतिमा है। तो हो सकता है कि समाज उस दर्शन को दिखा रहा हो, इसलिए यहाँ माना गया कि मातृ सत्तात्मक था। इसके अलावे एक और मूर्ति मिली है, ये मिली है हड़प्पा से, उसका नाम है उर्वरता की देवी, यानी उर्वर भूमि की देवी यहाँ से माना गया इनको, है कि नहीं। तो इसके गर्भ से एक पौधे का प्रमाण मिला है कि गर्भ से पौधा निकला हुआ है और इनको माना गया उर्वरता की देवी। और ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है हड़प्पा से। ये जो हड़प्पा जो स्थल था वहां से प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए माना जा रहा था कि जो मातृ सत्तात्मक समाज है कहाँ का था, हड़प्पा सभ्यता का था। तो जो ये समाज है कैसा है, मातृ सत्तात्मक है, यानी महिला प्रधान है। और इसके आधार क्या है, इसके तर्क क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मिली है मातृ देवी की मूर्ति मिली है और हड़प्पा से क्या मिला है, उर्वरता की देवी मिली है, जो इसके गर्भ से एक हरे पौधे
का निकलने का प्रमाण है। ये दोनों आधार पर कहा जाता है कि जो समाज था महिला प्रधान था, पुरुष प्रधान नहीं है, ये महिला प्रधान है। इसके अलावे महिलाओं की स्थिति क्या है, बेहतर है, इससे बेहतर है, क्योंकि सती प्रथा नहीं है, शिक्षा का अधिकार महिलाओं को प्राप्त है, बाल विवाह का कोई वहां प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए ये समाज था कैसा था, मातृसत्तात्मक था। इसके अलावे जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, प्रमाण के अनुसार माना जाता है कि उनका जो भोजन था, जो समाज था उस समय हड़प्पा कालीन जो समाज है, वो भोजन कैसा कर रहा है, ये मांसाहारी और शाकाहारी, यानी जो हड़प्पा कालीन समाज है ये दोनों प्रकार के भोजन कर रहे हैं, यानी मांसाहारी भी भोजन कर रहे थे और शाकाहारी भी कर रहे थे। और और हड़प्पा सभ्यता के ये भोजन की बातें हो गई कि भोजन कैसा था, मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था। दूसरा चीज हम बात कर लेंगे वस्त्र के ऊपर बात कर ले, यानी पहनावा के ऊपर। तो वस्त्र थे जो माने जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो वस्त्र थे, लोग वस्त्र धारण करते थे, तो ये दोनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। कैसे कैसे, तो एक माना जाता है कि हड़प्पा वासी सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे और ऊनी वस्त्र का भी प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, ये दोनों प्रकार के वस्त्र प्रयोग में लाते थे हड़प्पावासी, यानी हड़प्पा कालीन जो समाज है, हड़प्पा का जो समाज है, वहाँ के जो लोग थे ऊनी वस्त्र सूती वस्त्र दोनों का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों था कि लोग सूती वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं और ऊनी वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं? तो हमने पीछे क्लास में बताया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका विस्तार, हालांकि हम भारत के ही थोड़ा सा मैप बनाएंगे, जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है उत्तरी भाग में, जो उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर तक जाता है, यानी इसका विस्तार कहाँ है, उत्तर में और यहाँ दक्षिण में। उत्तर में हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि जो उत्तरी विस्तार था हड़प्पा का, उत्तरी विस्तार कहाँ था, ये था जम्मू कश्मीर में, यानी मांडा एक स्थान था, वो कहाँ पड़ता था, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे क्या था, हड़प्पा का उत्तरी विस्तार था। तो आप लोग देखिएगा, और इसका दक्षिणी विस्तार कहाँ है, दक्षिणी विस्तार कहाँ है, दक्षिणी विस्तार था कहाँ, दैमाबाद था। और दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद पड़ता कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उत्तर से दो दक्षिणी विस्तार है, उत्तर में कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में कहाँ है, महाराष्ट्र है। आपको एक चीज यहाँ से एनालिसिस करने पर पता चलेगा कि भारत के जो सबसे नीचे है, यहाँ से निचले क्षेत्रों से यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या नाम देते हैं हम, भूमध्य रेखा, या इसको हम कहते हैं क्या, विषुवत रेखा। इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। और कोई इसको बोलता है इक्वेटर बोलता है, हम इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर। ये आपको पता है, अब नहीं पता है आप लोग देखिए यहाँ से कि अक्षांश से जो है 0 डिग्री अक्षांश, ये भारत के नीचे से गुजरता है। और यहाँ होता क्या है कि जो अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश से, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो सूर्य होता है, यहाँ पर क्या होगा, जो सूर्य होगा, यानी इस अक्षांश पर क्या होता है कि जो सूर्य होता है वर्ष भर लंबवत होता है। क्या होता है, वर्ष भर लंबवत होता है। और वर्ष भर लंबवत होने के कारण, यानी यहाँ पर जो सूर्य होगा वर्ष भर लंबवत होता है, वर्ष भर लंबवत होता है। वर्ष भर लंबवत होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है,
यहाँ पर तापमान क्या होता है? तापमान होता है ज्यादा। तापमान क्या होगा? अधिक होगा। हमने एक चीज समझा कि जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इक्वेटर है, यहाँ पर सूर्य का होगा, वर्ष भर लंबवत होगा। इस कारण से यहाँ पर तापमान क्या होगी? अधिक होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? गर्मी का एहसास क्या होगा? अधिक होगा। यानी गर्मी यहाँ पर अधिक दिखाई देगी, गर्मी यहाँ पर महसूस होगा, अधिक होगा। अच्छा, दूसरा चीज, हड़प्पा जो सभ्यता है ये नीचे में कहाँ तक है? महाराष्ट्र तक है। तो महाराष्ट्र से भी देखिएगा, यहाँ से एक और रेखा गुजरती है भारत में, भारत के दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं हम क्या? कर्क रेखा, या इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से इंडिकेट करते हैं। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में जो ये स्थान है, ये वाला, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं दैमाबाद। दैमाबाद तो यही है। तो ये कहाँ पड़ रहा है? यानी महाराष्ट्र कहाँ पड़ रहा है? तो गर्म प्रदेश में। यानी विषुवत रेखा और कर्क रेखा क्या है? बीच है। और बीच होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है ठीक ठाक पड़ता है, हालांकि यहाँ पर वर्ष भर पड़ेगा, लेकिन आप भारत में कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आइएगा। यानी कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या होता है? यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भारत में कर्क रेखा से कहाँ आने पर? भूमध्य रेखा की ओर आने पर, भूमध्य रेखा की ओर आने पर होता क्या है? यानी उत्तर से, उत्तरी भाग से, उत्तरी भाग से कहाँ आने पर? दक्षिणी भाग ओर, यानी दक्षिणी भाग की ओर आने पर क्या होता है? तो हमेशा क्या होता है? टेम्परेचर में वृद्धि होती है। यानी टेम्परेचर क्या होगा? अधिक हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगी? गर्मी होगी। तो हमने पीछे पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण विस्तार कहाँ है? दैमाबाद। यानी ये जो एरिया है भारत में है, तो भारत में यहाँ पर तो सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो दैमाबाद तक था। तो यहाँ पर जनसंख्या होगी, यानी यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होगी? आबादी होगी। आबादी होगी तो किस प्रदेश में रह रही है आबादी? तो गर्म प्रदेश में रह रही है, गर्म प्रदेश में। और गर्म प्रदेश में रहेगी तो ये आबादी कैसा वस्त्र धारण करेगी? तो हमेशा कैसा करेगी? सूती वस्त्र। हमेशा किस वस्त्र को धारण करेगी? सूती वस्त्र। इसी कारण से हमने देखा कि जो हड़प्पा वासी है ये वस्त्र दो धारण कर रहे, एक सूती और एक ऊनी। तो सूती कहाँ के लोग करेंगे? जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित थे। यानी यहाँ पर जो कर्क रेखा के नीचे वाला इलाका है और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला है, ये बीच वाला इलाका है, यहाँ पर गर्म प्रदेश था। तो गर्म प्रदेश होने के कारण यहाँ के लोग कैसे वस्त्र धारण करेंगे? सूती वस्त्र धारण करेंगे। अच्छा, सूती वस्त्र यहाँ से प्राप्त कहाँ से होता होगा? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका है, ये वाला गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका, ये जो इलाका है, यहाँ पर क्या मिलती है? काली मृदा मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है? काली मृदा, यानी ब्लैक सॉइल मिलती है। अच्छा, ब्लैक सॉइल है तो क्या है? यहाँ से क्या मिल जाएगा? कपास मिल जाएगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल में कपास का उत्पादन क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और कपास से क्या बनेगा? धागा बनेगा, सूती धागा, जिसे हम सूती वस्त्र बनाते हैं। तो बस हो गए, मिल गए यहाँ से रॉ मटेरियल। काली मिट्टी है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में। गुजरात और महाराष्ट्र जो इलाका है ये गर्म प्रदेश है। तो सूती वस्त्र कहाँ से बन रहे हैं? कपास से बन रहे हैं। कपास कहाँ से आ रहा है? तो काली मृदा से आ रहा है। इसीलिए जो हड़प्पा का स्थल है नीचे, जो कर्क रेखा के नीचे और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला है, यानी महाराष्ट्र का जो इलाका है गर्म प्रदेश में पड़ता है। इसी कारण से यहाँ के लोग कैसे वस्त्र धारण करेंगे? तो सूती वस्त्र धारण करेंगे। और अब सवाल उठता है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र कहाँ के लोग धारण करेंगे? बताइए। ऊनी वस्त्र वहां के लोग धारण करेंगे जहां पर क्या होगा? ठंडा प्रदेश होगा। क्या होगा? ठंडा प्रदेश। तो बताइए कि ये हो गया, ये क्या है? कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के बाद क्या है? जम्मू कश्मीर की ओर आप जाइएगा। यानी यहाँ पर हम देखें
कर्क रेखा के नीचे तो हम बता दिए कि यहाँ पर लोग सूती वस्त्र के धारण करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या था? अधिक था। लेकिन लेकिन जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर लोग कैसे वस्त्र धारण करते होंगे? तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से तो कर्क रेखा गुजर रही है। क्या गुजर रही है? कर्क रेखा। और नीचे से क्या गुजर रही है? नीचे से है भूमध्य रेखा, है कि नहीं? तो आप लोग अभी ने बताया कि अगर कर्क रेखा से कोई व्यक्ति नीचे की ओर आता है, यानी साउथ की ओर आएगा, तो हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो लोग यहाँ के जो निवासी थे सूती वस्त्र धारण करते थे। लेकिन आप कर्क रेखा से ऊपर की ओर जाइएगा, यानी नॉर्थ की ओर जाइएगा, तो हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर में क्या होगी? कमी होगी। यानी टेम्परेचर में क्या होगी? कमी होगी। इसी कारण से तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? जम्मू कश्मीर तक है। यानी कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर तक। यानी मांडा कहाँ पड़ता था? जम्मू कश्मीर तक है। यानी जम्मू कश्मीर में है मांडा। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे हड़प्पा काल में, वो कैसे वस्त्र धारण करते होंगे? तो ऊनी धारण करते होंगे। अच्छा, ऊनी क्यों? ऊनी ही क्यों? ऊनी वस्त्र ही धारण कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कम है। टेम्परेचर क्यों कम है? क्योंकि हमने पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है कि कर्क रेखा से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर में कमी होती है। और इधर के लोग कैसे वस्त्र धारण करेंगे? महाराष्ट्र के लोग तो यहाँ पर सूती वस्त्र। सूती वस्त्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? अधिक है। देखिए, जलवायु क्या करती है? आपकी संस्कृति तय करती है। हमने बार बार बताया है कि जहाँ पर जैसी जलवायु होती है, जहाँ पर जैसा क्लाइमेट पाया जाएगा, वहाँ के लोग वैसे वस्त्र भी धारण करते हैं। जैसे दक्षिण भारत के लोग सूती वस्त्र धारण करना पसंद करेंगे। यहाँ पर एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु, साउथ इंडियन मूवी आप लोग देखते होंगे। वहाँ के कल्चर में क्या है? धोती है, लुंगी है। आप लोग देखे होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो दक्षिण भारत राज्य है, ये कर्क रेखा क्या है? भूमध्य रेखा क्या है? नजदीक है। भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है। टेम्परेचर अधिक है तो वस्त्र यहाँ पर कैसा होगा? सूती होगा, जो आरामदायक हो। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति कहाँ होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। उसके वस्त्र भी वैसे ही डिजाइन किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग कैसे वस्त्र धारण करेंगे? ऊनी करेंगे, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, हिमालय के नजदीक है। और अक्षांश क्या है? ऊपरी अक्षांश है, यानी उच्च अक्षांश की ओर है। उच्च अक्षांश की ओर हमेशा क्या होता है? टेम्परेचर अधिक होता है। और टेम्परेचर अधिक होगा तो वस्त्र कैसे होंगे? ऊनी हो जाएंगे। सूती वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने अभी तक देखा क्या कि वस्त्र कैसे थे? तो सूती भी थे और ऊनी भी थे। ऐसा क्यों था? तो हमने मैप की सहायता से आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो जो समाज है, समाज में दो प्रकार के वस्त्र चला करते थे। भोजन कैसे है? मांसाहारी और शाकाहारी। अच्छा, मांसाहारी क्यों था? मांसाहारी भोजन क्यों करते थे? शाकाहारी तो हमको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वहाँ पर डिपेंड थी। यानी वहाँ कृषि क्या थी? अधिशेष थी। अधिशेष कहने का मतलब सरप्लस प्रोडक्शन था कृषि में। बहुत उच्च मात्रा में उत्पादन होता था, तो भोजन अनिवार्य है कि वहाँ पर उपलब्ध होंगे। लेकिन मांसाहारी वहाँ क्यों? मतलब कि मांस के ग्रहण करने वाले, यानी मांस खाने वाले जनसंख्या यानी क्यों थी वहाँ पर? इसलिए थी कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम भाग में हम देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में होने के कारण क्या होगा कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है प्लस अफगानिस्तान का, बलूचिस्तान आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर इलाका है, बलूचिस्तान वाला। तो ये जो दो क्षेत्र है, इसमें भी तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रहा, विस्तार था, इन दोनों क्षेत्रों में भी था। तो यहाँ पर क्या है? अधिक मात्रा में आप देखिएगा कि अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में क्या है? पहाड़ी, प्लस इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल पाए जाते हैं, बड़े बड़े मरुस्थल यहाँ है। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या है? यहाँ पर कृषि की अधिक मात्रा यहाँ पर नहीं होती है। यानी कृषि अधिक नहीं होगी तो उत्पादन क्या होगा? उत्पादन क्या होता होगा? यहाँ पर कम होता होगा। इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन थी अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड हो रही होगी? मांस पर, यानी जंतुओं पर ये डिपेंड थे। यहाँ के जो क्षेत्र के निवासी थे ये जंतुओं पर निर्भर थे।
इसी कारण से यहाँ के लोग कैसे वस्त्र नहीं, कैसे भोजन कर रहे हैं, मांसाहारी कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। लेकिन समाज के बारे में हमने देखा, मातृ सत्तात्मक था, मांसाहारी शाकाहारी दोनों था। क्यों था ये भी हमने बताया। वस्त्र कैसे धारण करते थे, तो सूती ऊनी। और क्यों, ये भी हमने आपको बताया कि क्यों था ये चीजें। अब हम आगे चलेंगे कि आगे देखेंगे हम इसके बारे में कि समाज में और क्या क्या था। तो समाज आप देखिएगा, वहां का जो समाज है, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है, समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक है, सूती वस्त्र धारण कर रहे हैं, ऊनी भी कर रहे हैं, मांसाहारी शाकाहारी सब कर रहे हैं। लेकिन हमने एक बात बोला है कि जो वहाँ महिला थी, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जो महिलाएं थे और प्लस में जो पुरुष थे, इन दोनों के बीच भेदभाव नहीं थे। इन दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे, यानी समान अधिकार प्राप्त थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ पर अर्थव्यवस्था मजबूत है। अर्थव्यवस्था क्या है? मजबूत है। हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था क्या था? मजबूत था। अच्छा, ये अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि क्या होती थी? अधिक होती थी। यानी कृषि क्या होती थी? अधिक होती थी। जिससे क्या प्राप्त होते थे? आय अधिक प्राप्त होते थे। और आय अधिक प्राप्त होने के कारण इन दोनों को समान अधिकार दिया गया था। तो महिला पुरुष के बीच भेदभाव नहीं है, दोनों समान अधिकार दिए गए हैं दोनों को। यहाँ तक प्रमाण मिला है कि जो महिला थी यहाँ के समाज में, महिला प्लस पुरुष दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे, यानी आभूषण पहनते थे, आभूषण का प्रयोग करते थे, आभूषण पहनना पसंद करते थे। यानी दोनों को मिला है, पुरुष भी कान में जो बालियां हैं वो पहन रहा है और महिलाएं भी पहन रही है। तो भेदभाव नहीं है समाज में। और जिस समाज की, जिस देश की, जिस सभ्यता की अर्थव्यवस्था क्या होती है, टॉप पर रहती है, यानी मजबूत होती है, वहां पर स्वाभाविक सी बात है तो वहां महिला पुरुष के बीच भेदभाव नहीं देखा जाता है। हम उदाहरण लें अमेरिका की, क्या अमेरिका में महिला पुरुष के बीच भेदभाव है क्या? नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भेदभाव कहाँ होता है? जहां गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, अर्थव्यवस्था डिक्लाइन कर रही होगी, यानी कमजोर होगी, वहां पर महिलाओं और पुरुषों के बीच में हमेशा भेदभाव देखा गया है। लेकिन हड़प्पा जो सभ्यता है, यहाँ पर इकोनॉमी क्या है? मजबूत है। अधिक के मात्रा में कृषि का उत्पादन होने के कारण आय में वृद्धि है। इसी कारण से महिला और पुरुष के बीच समान अधिकार देखने को मिलता है। आपसे प्रश्न पूछ दे, क्या महिला और पुरुष के बीच समान अधिकार था? तो था, अवश्य ही था। और हम आगे देखते हैं अगला चीज, समाज कैसा था। तो माना जाता है कि सोर्स के अनुसार हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ से मिला है, जानकारी मिला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, यानी यहाँ के जो निवासी थे, ये बेचारे युद्ध करना नहीं जानते थे। ये निवासी जो है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी है, ये युद्ध से परिचित नहीं है, युद्ध से परिचित नहीं थे। अच्छा, ऐसा क्यों था कि युद्ध से परिचित नहीं थे? हड़प्पा के निवासी जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हैं, युद्ध से परिचित क्यों नहीं है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई मजबूत धातु नहीं था। इस सभ्यता में हमने बताया है यहाँ पर कोई मजबूत धातु नहीं था, यानी लोहे का तो प्रमाण ही नहीं मिलता है। तो लोहा को माना जाता है कि लोहा एक मजबूत धातु है, लेकिन लोहा का यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिला है। यानी हड़प्पा वासी लोहा से क्या थे? अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं है। तो बताइए कि जो मजबूत धातु ही यहाँ पर नहीं है, तो अगर युद्ध करना है, युद्ध में तो जरूरत पड़ती है किसकी? हथियार की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हथियार की। और हथियार कैसा होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए।
यानी हमेशा कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और मजबूत हथियार बनेगा कब, जब कोई मजबूत धातु वहां पर अवेलेबल होगी तब। तो लोहा तो था नहीं, इसीलिए हथियार भी उस सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। और हथियार नहीं था तो युद्ध के बारे में ये जानकारी नहीं रखते थे। अच्छा, ये तो पहला कारण है कि युद्ध से परिचित क्यों नहीं थे, तो मजबूत हथियार नहीं था, यानी लोहा नहीं था। दूसरा कारण ये था कि जो हड़प्पा वासी है, यानी हड़प्पा जो वासी थे, ये क्या थे, ये एक विकसित थे। यहाँ के जो निवासी हैं क्या है, विकसित थे। विकसित क्यों थे, क्योंकि इनकी आय क्या थी, अधिक थी। यानी इनकम इनकम क्या था, अधिक था। अच्छा, इनकम क्यों अधिक था, तो हमने बार बार बताया है कि यहाँ पर कृषि से उत्पादन क्या होते थे, अधिक होते थे। तो बताइए, जिनकी आय अधिक होगी उनका जीवन स्तर क्या होगा, जीवन स्तर क्या होगा, हमेशा आधा अच्छा होगा। यानी जो लाइफ स्टाइल होगी बेहतर होगी। तो अगर जिसकी लाइफ स्टाइल बेहतर है वो दूसरे पर आक्रमण करना क्यों चाहेगा, क्यों चाहेगा। अगर मान लिया जाए कि ये कोई एरिया है, कोई सभ्यता है, और यहाँ पर भी एक कोई सभ्यता है, तो मान लिया जाए ये बी सभ्यता है और ये ए सभ्यता है। और जो ए सभ्यता है ये क्या है, ये कमजोर है, यानी यहाँ पर आय क्या है, कम है। और जो बी सभ्यता है ये विकसित है, यानी आय यहाँ पर क्या है, अधिक है। तो बताइए कौन आक्रमण करना चाहेगा, कौन आक्रमण करना चाहेगा, क्या बी ए पर आक्रमण करेगा, नहीं करेगा। ये हमेशा किस पर आक्रमण करेगा, ए पर करेगा। इसलिए करेगा कि जो ए है ये क्या है, कमजोर है। कमजोर किस रूप में है, क्योंकि इनकी आय कम है। अब ऐसा मत समझिएगा कमजोर है तब क्यों कर रहा है, हम यहाँ मतलब कि शक्ति से बात नहीं कर रहे, इनकम से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आय क्या है, इसकी कम है, ये चाहेगा कि हम बी पर आक्रमण कर दे और यहाँ से क्या प्राप्त कर ले, आय प्राप्त कर ले और अपनी स्थिति क्या कर ले, मजबूत कर ले। तो हड़प्पा वासी के जो थे, निवासी थे, उनकी तो आय ऑटोमेटिक अधिक थी, इनकी लाइफ स्टाइल बेहतर थी, जीवन स्तर अच्छा था। तो यहाँ के जो निवासी थे ये कभी सोचे ही नहीं कि हमको कहीं आक्रमण करना है और युद्ध करना है और किसी क्षेत्र पर क्या करना है, किसी क्षेत्र पर अधिकार करना, ये कभी सोचे ही नहीं। ये इनकी जो जीवन स्तर थी अच्छा थी और ये अपने मौज मस्ती में अपने जीवन यापन को कर रहे थे, यानी जीवन जी रहे थे मौज मस्ती में, क्योंकि आय अधिक थी। तो ये कभी सोचे नहीं कि हमको कहीं आक्रमण भी करना है। तो ये दूसरा कारण था, इनके दिमाग में कभी आया भी नहीं कि हमको कहीं आक्रमण भी करना चाहिए। क्यों भाई आक्रमण करेगा, जो व्यक्ति अपने घर में क्या है, संतुष्ट है, सुखी संपन्न है, तो दूसरे पर क्यों आक्रमण करना चाहेगा। आक्रमण आप क्यों करते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो हड़प्पा वासी खुद सुखी थे, वहां पर सभी चीजें अवेलेबल थी, तो क्यों दूसरे पर आक्रमण करेंगे। और पहला कारण क्या था कि वहां पर लोहा नहीं था, लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी और हथियार भी वहां से नहीं मिले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये आगे कारण भी बनता है हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति में। जब आर्यों का आक्रमण होगा तो युद्ध से परिचित थे नहीं, और जो आर्य थे वो आए और इनको नष्ट कर दिया। तो ये भी कारण बनता है कि ये युद्ध से परिचित नहीं थे। तो समाज जो है युद्ध से परिचित नहीं है, हड़प्पावासी का जो समाज है युद्ध से परिचित नहीं है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। हमने मोटा मोटी समाज के बारे में बहुत सारी चीजें हमने बताई आपको कि मातृसत्तात्मक समाज है, महिला पुरुष के बीच भेदभाव नहीं है, सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, बाल विवाह का प्रमाण नहीं मिलता है, महिलाओं को भी अधिकार था शिक्षा का। हालांकि इस पर यह विवादित है लेकिन ऐसा माना जा रहा है। उसके अलावे युद्ध है, युद्ध के बारे में जानते नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे, तो लोहा वगैरह का जानकारी नहीं था। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र वहाँ के लोग धारण करते हैं। शाकाहारी मांसाहारी लोग वहाँ पर मिलते थे। क्यों मिलते हमने बताया है। और यहाँ पर एक इतिहासकार है, उनका नाम है ह्यूलर। ह्यूलर के अनुसार माना माना जाता है कि जो हड़प्पा वासी जो समाज था इसमें क्या था, थोड़ा बहुत असमानता था। ये बताते हैं कि थोड़ा बहुत क्या है, इस समाज में असमानता है, यानी ऊंचे कुछ उच्च वर्ग हैं और कुछ क्या है, निम्न वर्ग है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ऐसा इतिहासकारों में ये मतभेद का विषय है। ये माना जाता है कि हड़प्पा वासी क्या था, मतलब वासी क्या थे, उसमें असमानता नहीं है, ये समानता के व्यवहार पर चलते थे क्योंकि सबकी स्थिति क्या थी, बेहतर थी। लेकिन एक है ह्यूलर, उनका नाम क्या है,
ह्यूलर नाम है उनका, ह्यूलर इतिहासकार है, वो मानते हैं कि नहीं, समाज में असमानता व्याप्त था उस समय, कुछ उच्च वर्ग थे, कुछ निम्न वर्ग थे। ऐसा ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने जब देखा है हड़प्पा सभ्यता में कि जो दुर्ग बने हुए थे, जो भवन बने थे, तो एक बने थे ऊंच ऊंच क्षेत्रों में, यानी जो दुर्ग बने हैं वहां पर जो भवन निर्माण हुए हैं, ये मान लीजिए कि भवन है, तो एक ऊंचाई पर स्थित था और एक जो था नीचे क्षेत्रों में स्थित था। तो इसलिए यहाँ से प्रमाण मिलता है कि हो सकता है कि जो समाज में अमीर वर्ग होगा, अब ऊंच नीच कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। ये ह्यूलर बोलते क्या है कि जो ये बस्ती है, यहाँ पर कैसे वर्ग यहाँ पर निवास करते होंगे, जो समाज में क्या होंगे, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग कहने का मतलब इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी, यानी ये धनी मनी होंगे वहाँ के। तो आर्थिक स्थिति ऊंच होने के कारण ये क्या थे, ऊंच स्थानों पर यानी टीलों पर बसे थे। यानी कहने का मतलब कि नदियों के क्षेत्रों में जो ऊंच एरिया थे, नदियों में जो ऊंच एरिया है, यानी ऊंचे ऊंचे जो क्षेत्र थे वहाँ पर बसे थे, यानी बाढ़ वगैरह से सुरक्षा के लिए। और जो ये है यानी जो बी बस्ती है, यहाँ पर मानते हैं व्हीलर कि ये क्या होंगे, निम्न वर्ग के लोग होंगे, यानी निम्न वर्ग के लोग होंगे। और इसलिए होंगे क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इनके अपेक्षा में क्या होगी, कम होगी, यानी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा एक के मुकाबले में। और ये नदी घाटियों के किनारे ही, यानी नदी के जस्ट किनारे यानी निचले हिस्से में ये अपना निवास स्थान बनाए। तो इस आधार पर माना जाता है कि इस पर कुछ अमीर वर्ग होगा और यहाँ पर गरीब, तो इसलिए माना जाता है। हालांकि ये भी विवादित का मुद्दा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऊंच नीच का वर्ग का थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सब क्या था, सही था। तो इस प्रकार समाज के बारे में हमने देखा, समाज कैसा था, हमने एक एक करके बताया आपको समाज के बारे में कि कैसे कैसे वस्त्र धारण करते थे, क्यों धारण करते थे, कैसा समाज था, और हमने सामाजिक जीवन को अच्छे से देखा। अब हम बात कर लेंगे आगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा, यानी अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, अगला टॉपिक को हम बात कर लेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। हम अगला टॉपिक इस पर बात करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पर जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक जीवन क्या था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है, बहुत बार हमने पीछे भी बताया है कि हड़प्पा जो सभ्यता था इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, यानी इसकी जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमी है हड़प्पा सभ्यता की, ये किस पर डिपेंड थी, ये डिपेंड थी कृषि पर, यानी कृषि पर क्या थी, निर्भर। यानी हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमी किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। क्यों निर्भर है, क्योंकि ये नदियों के दोआब क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता था, और नदियों के क्षेत्र में होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर उपजाऊ मृदा अधिक थी, और उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ पर कृषि क्या होती थी, अधिक होती थी, यानी उत्पादन क्या होता था, अधिक होता था। और उत्पादन अधिक होने के कारण यहाँ से क्या होता था, व्यापार भी होता था। जो सर प्लस प्रोडक्शन होते थे व्यापार के माध्यम से कहाँ कहाँ जाता था, तो मिस्र में जाता था, मिस्र की सभ्यता से, उसके साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके अलावा मध्य एशिया में बहुत सारे देश हैं, तो मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका मुख्य आधार क्या है, कृषि ही है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि है, यानी कृषि पर ही डिपेंड है। शायद अगर कृषि नहीं होती तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता। तो कृषि होने के कारण अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर हो जाती है। जो आय प्राप्त हो रहे हैं किससे प्राप्त हो रहे हैं, तो कृषि से, सबसे अधिक कृषि पर। एक पहला जो स्थान था कृषि था, यानी कृषि से आय प्राप्त होता था। दूसरा का स्थान था, दूसरा स्थान था व्यापार से,
यानी व्यापार से जो इकोनॉमी प्राप्त होती है, यानी पैसा प्राप्त होता है, दूसरा नंबर व्यापार का स्थान आता है। तीसरा नंबर, जब कृषि होने लगी तो लोग पशुपालन भी करने लगे। जो हड़प्पा वासी थे पशुपालन भी करने लगे क्योंकि कृषि अच्छी होने लगी। तो ये तीन चीजें हैं अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है? कृषि। अगर शायद कृषि नहीं होती तो व्यापार भी नहीं होता। व्यापार किस चीज का होता था? अनाजों का होता था। अगर कृषि ही नहीं होती तो अनाज कहाँ से होते? अनाज नहीं होते तो कहाँ से व्यापार होता? तो मेन कृषि था। कृषि होने के कारण क्या हुआ? व्यापार हुआ। और कृषि होने के कारण क्या हुआ? पशुपालन हुआ। तो बाद में इन तीनों चीजें से, चीजों से जो हड़प्पा वासी है क्या करते थे? आय प्राप्त करते थे और यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती थी। अब देखिए जो मिस्र है, मेसोपोटामिया है, इसे व्यापार होते थे, हमने बताया। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा हम छोटा सा ही मैप बनाएंगे। ये है उत्तरी अमेरिका है और ये है दक्षिणी अमेरिका है और यहाँ पर अफ्रीका एक देश है और यहाँ पर हमारा भारत है और इधर इंडोनेशिया का क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया और ये इटली है, भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है। तो ये मतलब कि मोटा मोटी क्या हो गया? वर्ल्ड का मैप हो गया। इधर जापान वगैरह है तो आप लोग देखिएगा। ये है श्रीलंका है, ये मेडागास्कर है, यहाँ जावा सुमात्रा है और नीचे में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और इधर आप लोग देखिएगा कि इधर सागर है। ये सब क्या है? सागर है। ये सब बीच वाला जो भाग है ये सागर है, सब सागर है। इधर महासागर, ये सब प्रशांत महासागर, अटलांटिक है, इधर हिंद है। तो हमने बताया है कि इधर जो था, इधर तो था हड़प्पा सभ्यता और यहाँ पर था एक और सभ्यता थी जहाँ, जिसको हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता थी। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिस्र की सभ्यता थी, यानी इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता है। हमने पीछे बताया है यहाँ पर मिस्र की सभ्यता थी। और यहाँ पर था क्या था? यहाँ पर हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता था। और इसके बगले में क्या था? मेसोपोटामिया की सभ्यता थे, इराक और ईरान में। तो इधर क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये रटने की सब्जेक्ट नहीं है, आप रटिए नहीं इसको। क्रम से थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो एक बार देखने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन करते रहिए। तो ये जो मिस्र की सभ्यता है ये कहाँ है? ये नील नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। और मेसोपोटामिया है दजला और फरात नदी, दो नदी है, एक का नाम है दजला और एक का नाम है फरात। तो इन दोनों नदियों के बीच में ये विकास करता है, इराक और ईरान में है। तो हमने क्या बताया है कि कृषि अधिक होने के कारण, जब कृषि अधिक होने लगी तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर, ये तो हड़प्पा है यानी सिंधु घाटी सभ्यता ये वाला है। यहाँ से व्यापार कहाँ होते थे? जल मार्ग से, स्थल मार्ग, दोनों से। कहाँ होते थे? मिस्र में भी होते हैं और मेसोपोटामिया में, यानी दोनों जगह व्यापार होते थे। कहाँ कहाँ? मिस्र में, यानी मिस्र की सभ्यता से, और मेसोपोटामिया के सभ्यता से, उसके साथ साथ मध्य एशिया से, यानी तीन जगह से क्या होते थे? तीन स्थानों से व्यापार होते थे और यहाँ से आय प्राप्त होता था, इनकी अर्थव्यवस्था यहाँ से चलती थी। और कृषि आप लोग जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में किसकी कृषि की जाती होगी? उस समय किसकी कृषि की जाती होगी? तो यहाँ से प्रमाण मिला है कि जो हड़प्पा सभ्यता था वहां पर किसकी कृषि की जाती थी? तो आप लोग बताइए, हम हमको मालूम है, आप लोग को भी पता होगा। कृषि करने के लिए क्या चाहिए? कृषि के लिए चाहिए जल, प्लस क्या चाहिए? मृदा, यानी सॉइल चाहिए। जहाँ पर जैसी मृदा होती है वैसी कृषि होती है। अगर बलुई मिट्टी होगी तो वैसे ही उसमें फसल उगाए जाएंगे। अगर दोमट होगी यानी जलोढ़ होगी तो वहाँ पर वैसे ही उगाए जाएंगे। अगर काली है तो वहाँ पर कपास होगा। तो किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? मिट्टी देखते हैं। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हमको ये प्राप्त होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो क्षेत्र आते हैं उसमें कुछ मरुस्थलीय भी आते हैं
और कुछ जलोढ़ के भी क्षेत्र आएंगे। यानी कौन कौन सी मिट्टियों के क्षेत्र आते हैं थोड़ा सा मैप की सहायता से देखेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता था, जो हड़प्पा सभ्यता था, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इधर तो आ गया आपका पाकिस्तान आ गया, इधर से आपका अफगानिस्तान आ गया। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो एरिया था, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है गुजरात और महाराष्ट्र वाला इलाका है, इन क्षेत्रों में क्या मिलती थी? यहाँ पर आज भी मिलती है और पहले भी मिला करती थी, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। यहाँ पर क्या मिलती थी? ब्लैक सॉइल। और ऊपर में देखिएगा, ये वाला जो राज्य है इधर, इसको बोलते हैं राजस्थान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राजस्थान। राजस्थान के अलावे जो ये पाकिस्तान का इलाका है, थोड़ा सा और हम इधर लेंगे थोड़ा सा, ये सारे क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्रों में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलेगी? मरुस्थलीय यानी डेजर्ट, डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में क्या है? थार का मरुस्थल है, और थार के मरुस्थल में कैसी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। हड़प्पा का विस्तार तो इधर था ना, पाकिस्तान के क्षेत्र में भी था, तो यहाँ पर क्या है? मरुस्थलीय मृदा है। लेकिन लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये पंजाब हरियाणा ये सब का क्षेत्र है, यूपी वगैरह का क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो कैसी मृदा मिलेगी? इन सारे क्षेत्रों में कैसी मृदा मिलती होगी? तो जलोढ़। ऐसा क्यों है? जलोढ़ क्यों? क्योंकि ये यहाँ नदियों का विकास था। नदियों का क्या था? विकास था। तो जलोढ़ मृदा वहीं मिलती है जहाँ पर नदी अधिक प्रवाहित होती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें मुख्यतः मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा और जलोढ़ मृदा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि कृषि के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जल तो था ही, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, और इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं। तो बहुत सारी चीजें तो प्राप्त हो जाती है, नहीं जल आसानी से यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बात आती है मृदा की। तो मृदा कौन कौन आ गई? अभी हमने देखा कौन कौन मृदा आ गई भाई। तो एक आ गई मरुस्थलीय। कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। तो बताइए मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है? यानी जो मरुस्थलीय मृदा होगी कैसी होगी? इसके कण क्या होंगे? बड़े बड़े होंगे। यानी कण क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा। यानी कैसा होगा? बड़ा बड़ा। जो मरुस्थलीय मृदा होगी इसके कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, ये मान लिया जाए कि ये स्थल है, ये स्थल है, और इसके ऊपर जो मृदा है इसके कण क्या है? बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। जब बड़े बड़े होंगे, ये स्थल हो गया, ये स्थल है, इसके कण क्या है? बड़े बड़े हैं। तो जब आप इस पर जल डालिएगा, इस पर हम जल डालेंगे, जल डालेंगे, तो जल आसानी से कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो मरुस्थलीय मृदा है, इसकी जो जल धारण क्षमता होती है, यानी जल को एकत्रित करके रखने की क्षमता होती है, हमेशा क्या होती है? कम होती है। और मरुस्थल में तो जल ऑटोमेटिक कम होता है। तो ऐसा यहाँ पर हम किस फसल की कृषि करेंगे? हमेशा वैसी करेंगे, वैसी फसल की हम कृषि करेंगे जिसमें जल की जरूरत क्या होती है? जल की जरूरत क्या होती है? कम होती है। यानी जल की जरूरत क्या होती होगी? कम होती होगी। तो यहाँ से कृषि किसकी किसकी की जाती है? यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जौ की कृषि की जा रही है, जौ की जा रही है। उसके अलावे राई की कृषि की जा रही है। उसके अलावे मक्का की कृषि की जा रही है हड़प्पा में। इस सब की कृषि की जा रही है। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये जो फसल है, इनकी फसल करने के लिए जल की जरूरत कम होती है। यानी जल क्या चाहिए? कम चाहिए। और मरुस्थल में तो जल पहले से ही कम है, तभी मरुस्थल है। और दूसरा चीज, इस पे जल क्या है? धारण करने की क्षमता इस मिट्टी क्या है? कम है। इसी कारण से जौ, राई और मक्का की कृषि की जाती है। और ये जो जौ है, ये हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे महत्वपूर्ण फसल है, सबसे महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण फसल है, महत्वपूर्ण फसल। इसके अलावा
सबसे अधिक के उपजाया जाने वाला फसल भी है, सबसे अधिक इसी की कृषि इसी की जाती थी, जौ की। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि इसके अलावा यहाँ पर क्या मिल रही है, काली मृदा मिल रही है। तो बताइए काली मृदा में किसकी खेती की जाएगी? क्या जौ गेहूं की जाएगी? क्या नहीं की जाएगी? ये हमेशा इसमें किसकी कृषि की जाएगी? काली मृदा में हमेशा कपास की कृषि की जाती है, कपास की। तो कपास की खेती की जाती थी। हड़प्पा वासी किसकी खेती कर रहे हैं? कपास की। कहाँ पर कर रहे हैं? गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर काली मृदा है। और काली मृदा यहाँ पर क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। हम कभी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर कपास होता था। कपास क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पर क्या है? काली मृदा है। तो कपास हो रहा है, और जौ हो रहा है, राई हो रही है, मक्का हो रहा है, और यहाँ पर जलोढ़ मृदा भी है। तो जलोढ़ मृदा में किसकी खेती की जाएगी? बताइए। इसमें हो जाएगा गेहूं, गेहूं, तिलहन, दलहन। इसके अलावे बहुत सारे फसल, जैसे जिसको हम बोलते हैं जायद फसल, तरबूज, खरबूज की कृषि, ककड़ी की, खीरा की। ये हड़प्पा वासी इस सब की कृषि करते थे। ये जो जायद फसल है सबकी कृषि हो रही है। ऐसा क्यों इसकी खेती की जा रही होगी? ऐसा माना जाता है क्योंकि जो हड़प्पा का क्षेत्र था, जो गर्म प्रदेश था, उसके लिए इसकी खेती की जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी फसल? तो जौ। जौ का सबसे अधिक प्रमाण मिला है। उसके बाद दूसरा स्थान आता है किसका? दूसरा स्थान आता है दूसरा स्थान आता है गेहूं का। पहला किसका आता है? जौ का। यानी सबसे अधिक उत्पादन की जाने वाली फसल जौ है। दूसरी कौन है? गेहूं है। लेकिन जो ये कपास है, कपास, कपास का पहला प्रमाण मिलता है। यानी कपास की जो कृषि की गई सबसे पहली बार, वो कहाँ की गई? सबसे पहला प्रमाण मिलता है कृषि का। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर सबसे पहले कपास की खेती की जाती है। यानी कपास की खेती की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो देखिए, सब क्या रटना नहीं है, ये सब चीजें कनेक्ट हैं। हम रटते हैं कि जौ की खेती होती थी, कपास की होती थी, तरबूज, खरबूज, गेहूं वगैरह। आखिर क्यों होती होगी? ये तो आपको जानना चाहिए ना। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी है उसके पीछे क्या है? कारण है। एक बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन आप लोग सब लोग जानते होंगे, गौतम बुद्ध का है। वो बोलते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी चीज है तो उसका क्या है? कारण है। अगर कारण है तो है, अगर है तो उसका क्या है? कुछ परिणाम भी है, कुछ प्रभाव भी है। तो देखिए यहाँ पर अगर होता है कृषि, गेहूं, तरबूज, मक्का वगैरह, कपास का, तो क्यों होता होगा? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा है, काली मृदा है, और जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा कहाँ पर? तो पंजाब का इलाका, पंजाब में था ही हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हरियाणा में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था। और यहाँ पर क्या है? जलोढ़ मृदा है, आज भी है और पहले भी था। तो आप ये चीजों को कनेक्ट कीजिए, रटिए नहीं। रटने से आप लोग याद नहीं रख सकते हैं। तो फसल कौन था? यानी कृषि किसकी किसकी की जाती होगी? तो जौ की, राई की, मक्का की, कपास की, तरबूज, ककड़ी, खरबूज, खीरा, तिलहन, दलहन, गेहूं की। लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? जौ है। दूसरा स्थान किसका आता है? गेहूं का आता है। और सबसे पहली बार कृषि करने का प्रमाण किसका आता है? कपास का। तो हमने क्या देखा? आर्थिक की जो स्थिति है, आर्थिक जीवन है, कि व्यापार कहाँ कहाँ से होते थे, कौन कौन सी कृषि होती थी, ये सारी चीजें हमने देखा। और अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है? मुख्यतः कृषि पर। आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही था। लेकिन उसके अलावे पशुपालन भी है। और पशुपालन में लोग पशुपालन में कौन कौन चीजें रखते होंगे उस समय के लोग? तो साढ़ को पालतू बना करके रखते थे कृषि के लिए। गाय भी मानी जाती है। कुत्ता भी था, कुत्ता भी पालतू था। उसके अलावे हाथी को भी पाला जाता था व्यापार के लिए, एक एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए। लेकिन घोड़ा जो था, घोड़ा का प्रमाण यहाँ से नहीं मिलता है। हालांकि एक जगह है सुतकोटदा, वहां से अस्थि के प्रमाण मिले। तो ऐसे इतिहासकारों में एक मतभेद है कि आखिर क्यों मिला। इन क्षेत्रों में मिला है, अस्थि पंजर मिला है, बैकबोन जिसको बोलते हैं हम लोग, बोन बोलते हैं। तो वो अगर मिला है तो हो सकता है कि घोड़ा यहाँ पर रहा होगा, पालतू बना करके रखे होंगे हड़प्पावासी। लेकिन इस पर एक विवादित मुद्दा है, विवाद का मुद्दा है। लेकिन माना जाता है कि घोड़ा से लोग परिचित नहीं थे, जैसे लोहे से परिचित नहीं थे। तो घोड़ा यहाँ पर नहीं था हड़प्पावासी के समय में, यानी यहाँ के समाज में।
ये आर्थिक जीवन में इनका कोई रोल नहीं था, यानी घोड़ा का तो प्रमाण ही नहीं मिलता है, हाथी का मिलता है। उसके अलावा बहुत सारी पशुओं का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। तो हमने देखा आर्थिक जीवन कैसा था। आप लोग देखे होंगे माप तोल की दशमलव प्रणाली, तो दशमलव जो प्रणाली है यहाँ से ही आई है, यानी माप तोल में दशमलव प्रणाली जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हम आगे बात करेंगे। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन, यानी जो धार्मिक जीवन है कैसा था, यानी हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति यानी धार्मिक जीवन कैसा है, यानी यहाँ के लोग कौन कौन से धर्म को मानते रहे होंगे। तो देखिए कोई चीजें मिली है उसी के आधार पर हम यहाँ से बताएंगे, और इतिहासकार भी इतिहास लिखा है। तो धार्मिक जीवन कैसा है, तो माना जाता है कि जो हड़प्पा वासी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, लोग हैं किसकी पूजा करते थे। तो इस पर एक बड़ा विवाद का मुद्दा है। बहुत लोग मानते हैं कि मूर्ति जो पूजा है, मूर्ति बना करके पूजा करना, ये संभवतः कहने का मतलब ये विवादित है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। कहाँ से माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, मूर्ति बना करके पूजा करना। जब आप देखते हैं दुर्गा की, सरस्वती की, सबकी, शिव की मूर्ति बना करके हम जब पूजा करते हैं, तो कहाँ से आया, ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। लेकिन ये बड़ा विवादित मुद्दा है। इस पर इतिहासकारों का तर्क है कि नहीं, मूर्ति पूजा का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला। लेकिन इस पर कुछ आधे विद्वान क्या है, सहमत भी है कि हाँ भाई देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पर जो मूर्ति थी, मूर्ति पूजा इसलिए थी कि मूर्ति बनने का जो प्रमाण है यहाँ से मिलता है, मूर्ति निर्माण का प्रमाण यहाँ से मिलता है। कैसे, क्योंकि यहाँ से एक मूर्ति मिली है पशुपति की, जिसको हम शंकर बोलते हैं। तो पशुपति की जो मूर्ति मिली है, तो माना जाता है कि भाई मूर्ति यहाँ से बने होंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। इसके अलावे जो मातृ देवी की मूर्ति थी, तो मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये हड़प्पा कालीन भी है, इसलिए माना जाता है कि लोग मूर्ति बना करके इसकी पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा का प्रमाण कहाँ से संभवतः मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन ये बड़ा विवाद का मुद्दा है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन हम संभवतः इसको मानेंगे। 50% मानने की क्या बात है, तो इतिहासकार है, अब लिपि पढ़ी जाएगी तो हो सकता है कि क्लियर बातें हो जाएंगे। तो संभवतः मूर्ति पूजा का प्रमाण यहाँ से मिलता है, अब याद रखिएगा संभवतः है ही। इसके अलावा जो हड़प्पा के निवासी थे किसकी पूजा कर रहे हैं, तो सूर्य की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं। उसके अलावे पशु पक्षी की पूजा, उसके अलावे पशुपति का हमने देखा भी, पशुपति की पूजा यानी शंकर इनको माना जाता है। और लिंग और योनि की पूजा, लिंग योनि की पूजा, ये मूर्ति बनाकर के इनकी पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि ये किसका प्रतीक है, जो लिंग और योनि है ये किसका प्रतीक था, तो ये जनसंख्या वृद्धि का प्रतीक था। तो हड़प्पा वासी इनकी पूजा इसलिए कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो, यानी पॉपुलेशन में क्या हो, वृद्धि हो जाए, इसलिए इनकी पूजा की जा रही है। लिंग और योनि, ये सबसे पहला बार प्रमाण मिला है। ये वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहाँ से आया है, बहुत एग्जामों में आया है। लिंग और योनि, आप शंकर की पूजा करते हैं तो शंकर की जो मूर्ति बना के की जाती है, चेहरे वाली नहीं, लिंग की पूजा की जाती है। तो जो शंकर है, शिव है, उनकी लिंग की पूजा की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रतीक किसका माना जाता है, ये प्रतीक माना जाता है, सिंबल किसका है, इसे दर्शन छिपा है, इसमें है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रतीक है, कि पॉपुलेशन वृद्धि का क्या है, ये प्रतीक है कि नहीं। तो इसका प्रमाण मिला है कि पशु पक्षी की भी पूजा की जाती थी। सूर्य की उपासना बहुत ही फेमस हड़प्पा से ही मिला है। पशुपति की मूर्ति, मातृ देवी की पूजा, तो पूजा लोग किसकी कर रहे हैं, लगभग नेचर की कर रहे हैं, लगभग नेचर की। सूर्य क्या है, प्रकृति है, नेचर की। लेकिन इस पर विवाद है कि मूर्ति पूजा था या नहीं था, इस पर थोड़ा विवाद है। लेकिन प्रमाण मिला है कि भाई मूर्ति की पूजा होती थी। लेकिन किसकी, तो सबसे अधिक के पशुपति की, मतलब वही लिंग वाला, लिंग योनि वाला, इसकी पूजा की जाती थी। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। इसके अलावे बहुत ऐसा स्थान है जहाँ से क्या मिला है, जहाँ से क्या मिला है, हवन कुंड मिला है। हवन कुंड, जिस पर हम क्या करते हैं, हवन करते हैं, हवन कुंड। तो हवन कुंड का भी प्रमाण मिला है, बहुत ज्यादा मात्रा मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है, तो कालीबांगा से भी हवन कुंड मिला है। जो कालीबांगा था राजस्थान में था, तो यहाँ से हवन कुंड का प्रमाण मिला है। अच्छा, हवन कुंड मीन्स इसमें जो हवन किए जाते थे,
और स्वास्तिक, एक स्वास्तिक क्या है, एक चिन्ह है, आप लोग देखे होंगे, ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन है, इसको बोलते हैं स्वास्तिक। और स्वास्तिक की मिला कहाँ से है, ये मिला है हड़प्पा से, जो हड़प्पा स्थल था वहां से। तो हड़प्पा वासी इसका सिंबल का बड़ा बड़े स्तर पर प्रयोग करते थे। और हवन कुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से, और एक मिला कहाँ से, लोथल से भी मिला है, अग्नि वेदिका या ये सब। तो ये माना जाता था कि हवन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो स्वास्तिक का भी प्रयोग होता था बड़े स्तर पर। आज भी इसका यूज हम करते हैं पूजा में। तो ये हड़प्पा सभ्यता का ही क्या है, देन है। तो हड़प्पावासी इस सिंबल का प्रयोग करते थे और हवन कुंड का भी प्रयोग करते थे, ये भी प्रमाण मिला है। इसके अलावे जो हड़प्पावासी हैं, ये जो मृत व्यक्ति हैं, जो मृत व्यक्ति थे, उनको उनको दाह संस्कार भी करते थे, यानी उनका दाह संस्कार यानी जलाना, और उसके अलावे जिसको बोलते हैं स्वाधान यानी दफनाना, ये सारी चीजें वहां पर विद्यमान थी। अच्छा, ये मानते थे क्या, हड़प्पा वासी क्या मानते थे, ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। ये व्यक्ति का क्या मानते थे, ये पुनर्जन्म होता है। यानी अगर भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका जन्म क्या होता है, फिर दोबारा होता है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग थे। कौन, हड़प्पावासी। और दाह संस्कार भी यहाँ मिलता है, और स्वाधान यानी दफनाने का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो ये धार्मिक कुछ मामले हैं, और हवन वेदिका वगैरह सब कुछ मिला यहाँ से। इसके अलावे जो पुरुष महिला है, दोनों मतलब पूजा पाठ करने के लिए योग्य थे, कोई भेदभाव नहीं था। अभी तो हमारे समाज में है कि महिला क्या हो सकती है, साध्वी नहीं हो सकती है, ऐसा प्रमाण है। महिलाओं को अछूत माना जाता है, पुरुषों को माना जाता है कि अछूत नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं थी। और कोई भी अनुसंधान करने के लिए, कोई भी अनुसंधान होता था, यानी कोई भी पूजा पाठ होता था, तो पूजा पाठ करने के पहले व्यक्ति को स्नान करना क्या था, अनिवार्य था। और स्नान कहाँ करता था, तो हमने बताया है कि जो मोहनजोदड़ो है वहां से मिला है, एक बृहद स्नानागार मिला है। तो ये कहाँ करते थे, स्नान कहाँ करते थे, बृहद स्नानागार में। और बृहद स्नानागार क्या था, एक आयताकार क्या था, आयताकार क्या था, हम बोल सकते हैं कि ये एक तालाब था, जिसमें लोग पूजा पाठ करने के पहले क्या करते थे, स्नान करते थे। और ये जो बृहद स्नानागार था, ये क्या था, सार्वजनिक था, ये सबके लिए था। ये ऐसा नहीं था कि किसी व्यक्ति को रोक लगाया जा सके। तो किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए यहाँ पर स्नान करके उसके बाद हवन वगैरह ये सब वहाँ पर देखा जाता था। और यहाँ से एक आपको इंटरेस्टिंग चीज लगेगी कि इतने डेवलप होने के बाद जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ के लोग इतने विकसित थे, तब पर भी ये जादू टोना में बड़ा विश्वास करते थे। यानी जादू टोना में ये क्या थे, बड़ा विश्वासी आदमी थे यहाँ के लोग। ये बड़ा विश्वास करते कि नहीं, जादू टोना होता है। अब देखिए, आज भी समाज में हमारे बड़े स्तर पर अंधविश्वास है, क्योंकि शिक्षा का स्तर कम है, विकसित कम है। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता इतना विकसित था, तब पर भी जादू टोना में विश्वास यहाँ के लोग कर रहे थे। तो हमने एक और करके देखा, ये सामाजिक एक स्थिति थी वहाँ की। तो आप लोग देखिएगा, समाज में मूर्ति पूजा का प्रचलन है, किसकी किसकी पूजा की जाती थी उस समय, ये भी याद रखिएगा। धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा देखा, शव को दफनाया भी जाता था, दाह संस्कार भी किया जाते थे। ऐसा क्यों था, सौदान की मतलब दफनाने की, कि पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास भी करते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है। जादू टोना में भी विश्वास करते थे। अनुसंधान के पहले यानी पूजा पाठ करने के पहले ये बृहद स्नानागार में स्नान करते थे, हवन वगैरह सबका ये हमने देखा है करके। अब आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं राजनीतिक जीवन, यानी यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा है। तो इस पर कोई इतिहासकारों का मत नहीं है, इतिहास से कारों का जब मत है, इस पर अभी क्या है, मतलब कि ये उतना हमको जानकारी नहीं मिला है। इतिहासकार कहते हैं कि अभी जानकारी क्या है, ये अपर्याप्त है, अ अपर्याप्त है, यानी अधिक जानकारी यहाँ से इसके बारे में नहीं मिली है। लेकिन ऐसा माना जाता था कि जो ये समाज था, हड़प्पा जो समाज था, हड़प्पा समाज नहीं बोलेंगे, जो हड़प्पा की राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक जो स्थिति थी,
इसमें माना जाता है कि सब सारे क्षेत्रों में क्या थे, यहाँ पर क्या था, राजतंत्रात्मक था। क्या था, राजतंत्रात्मक पद्धति यहाँ पर विद्यमान थी। यानी समूचे सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्रात्मक पद्धति विद्यमान थी। लेकिन एक जो मोहनजोदड़ो है, एकमात्र जो स्थल है जो सबसे बड़ा माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो में माना जाता है कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक पद्धति ना होकर के यहाँ पर क्या थी, जन तंत्रात्मक के पद्धति विद्यमान थी। तो एक स्थान है मोहनजोदड़ो, यहाँ पर क्या है, जनतंत्रात्मक पद्धति है, यानी जनता के द्वारा राजा को चुना जाता था। लेकिन इसके अलावे राजा का ही लड़का राजा बनता था। तो ये समाज राजनीतिक जीवन वहाँ का था। राजनीतिक जीवन में कुछ माना जाता है कि दास प्रथा का भी प्रचलन था, यानी कुछ जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको दास बना लिया जाता था। तो ये भी एक सच्ची घटना है, वहाँ देखी गई है, प्रमाण में मिला है कि दास प्रथा भी यहाँ पर विद्यमान था। तो ये समाज में, ये तो सामाजिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति दोनों में आप लिख सकते हैं कि दास प्रथा का भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिलता है कि नहीं। तो ये मिलता है। मोहनजोदड़ो में क्या था, जनतंत्रात्मक था, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, लोकतंत्र था या गणतंत्र था। तो ये था। लेकिन इसके अलावे और सारी चीजें हैं। जहाँ स्थल था वहां पर क्या था, राजतंत्र वाली सिस्टम वहां पर विद्यमान थी। तो मैं आशा करूंगा कि आप सारी चीजें पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो क्लास लंबा ना हो जाए, इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने देखा सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, एक एक करके हमने देखा अच्छे से, क्यों है, कैसे है। हम आगे बात कर लेंगे इसके पतन के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हड़प्पा सभ्यता की देन है और भारत इससे क्या सीख सकता है। क्योंकि एक विकसित सभ्यता है और भारत को इससे सीखना चाहिए। भारत इसे क्या सीख ले सकता है, अपने भारत के विकास में अपना क्या योगदान दे सकता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम एक करके आगे हम बात करेंगे और एक और क्लास होगा और सिंधु घाटी सभ्यता को हम समाप्त करेंगे और उसके बाद हम शिफ्ट होंगे आगे, हम आगे क्लास कंटिन्यू रखेंगे वैदिक सभ्यता की ओर। तो चलिए, सभी को धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो आप लाइक करना और अपने जवाब में कुछ आपको लगे कि आपको कुछ इसमें और चाहिए तो आप कमेंट करिए हमको, अब हम देखेंगे उसको, रिप्लाई भी देंगे। चलिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।